हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी जीके हब में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आज का हमारा ये वीडियो नंबर 4 होगा और आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो होगा गवर्नर जनरल। भारत में कौन कौन गवर्नर जनरल हुए, उनके कार्यकाल के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, आज इस चीज को हम लोग देखेंगे। एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये जो सेक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में जितने गवर्नर जनरल हुए और वायसराय हुए, इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप से कुछ रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, इसमें इस वीडियो सेशन में हम लोग बहुत डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन जो चीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग फटाफट थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रथम और अंतिम, ये जो दो शब्द है ना, इससे सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। भारत में प्रथम, भारत में अंतिम, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते बंगाल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शब्द था गवर्नर, इसके बाद जो शब्द का प्रमोशन हुआ तो वो शब्द बना गवर्नर जनरल। इसके बाद आगे चल करके शब्द बना गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है। तो भारत में जो गवर्नर आए वो फिर बाद में गवर्नर जनरल के रूप में वो नियुक्त हुए और फिर जाकर के वो गवर्नर जनरल और वायसराय कहलाए। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से जो चीज इंपॉर्टेंट है पहले उसको हम लोग फटाफट देखते हैं। चलिए, सबसे पहला बंगाल, बंगाल से स्टार्ट करते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम जो गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। चलिए, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर था। चलिए, अब बंगाल का अंतिम गवर्नर देखते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन रहा। चलिए, ये पॉइंट नंबर 1 की सारी बातें हैं। बंगाल का अंतिम जो गवर्नर था, ठीक है ना, इसका नाम था वारेन हेस्टिंग। इसका नाम था वारेन हेस्टिंग। चलिए, वारेन हेस्टिंग। चलिए, इसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए यही जो गवर्नर है ना, ये शब्द किस में कन्वर्ट कर गया, गवर्नर जनरल में। चलिए, अब बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम, ठीक है ना, गवर्नर जनरल। अब हम लोग गवर्नर जनरल के रूप में देखेंगे चीजों को। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना यही वारेन हेस्टिंग, जो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था। बाद में इसको एलिवेशन दिया गया, इसको प्रमोशन दिया गया और ये अब गवर्नर से बन गया, गवर्नर है ना, गवर्नर से बन गया गवर्नर जनरल। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल हुआ वो वारेन हेस्टिंग हुआ। बंगाल का अंतिम गवर्नर, अब अंतिम देखते हैं। चलिए, ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये जो बातें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, बंगाल का अंतिम, ठीक है ना, हम लोग गवर्नर जनरल देखते हैं। तो बंगाल का अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। चलिए, ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अब बंगाल, अब यही देखिए, यही जो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल थे, अब इनको भारत का गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। अब इनको ना, अभी तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लेकिन अब इनका प्रमोशन जो हो गया ना, वो भारत के वो प्रथम गवर्नर जनरल बनने का उनको श्रेय मिला। चलिए, तो चलते हैं, अब हम बात करते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है ना। भारत का प्रथम गवर्नर जो जनरल हुए वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुए। चलिए, अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, चलिए भारत का है ना अंतिम, ठीक है ना, जो गवर्नर जनरल हुए वो लॉर्ड कैनिंग हुए। इन्हीं के समय में 1857 में क्रांति हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल प्लस वायसराय, इसमें एक शब्द जोड़ा गया, ठीक है ना, भारत का प्रथम, भारत का प्रथम, ठीक है ना, गवर्नर जनरल, सॉरी भारत का प्रथम, ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। चलिए, इसमें एक और शब्द जोड़ दिया गया, प्लस वायसराय, यानी कि केवल वायसराय भी पूछेगा तो हमारा जो आंसर बनेगा वो लॉर्ड कैनिंग होगा। तो ये जो सेक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। अक्सर सवाल आते हैं प्रथम और अंतिम को लेकर के, कंफ्यूजन नहीं रहना है। सबसे शुरू में बंगाल के गवर्नर बने, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल बने, फिर बंगाल के अतिरिक्त अब पूरे भारत के गवर्नर जनरल हो गए और यही जो गवर्नर जनरल का जो पद था ये बाद में वायसराय कहलाने लगा। तो बच्चों, ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, हम पॉइंट नंबर 2 पर बात करते हैं। चलिए, अब हम महत्वपूर्ण घटनाओं को लेते हैं और उनसे जुड़े हुए हम लोग गवर्नर जनरल को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले उठाते हैं हम लोग वारेन हेस्टिंग।
सबसे पहले उठाते हैं हम लोग वारेन हेस्टिंग। देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में कौन कौन सी बातें हुई, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग उठाते हैं वारेन हेस्टिंग। चलिए इसको इंग्लिश में ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, वारेन हेस्टिंग। अब हम लोग देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल जो था 1784 से लेकर 1774 से लेकर के 85 तक, इनके कार्यकाल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी। देखिए सबसे पहले इनके कार्यकाल में घटना घटी जो आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। इनके कार्यकाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया 1784 ईस्वी में, और वो सर विलियम जोन्स द्वारा और वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया। चलिए तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, चलिए अब इनसे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं वारेन हेस्टिंग से जुड़ी हुई। तो इनके कार्यकाल में क्या हुआ था, ये जो बंगाल के ये जो प्रथम गवर्नर जनरल बने, तो इनके कार्यकाल में क्या हुआ था, है ना, एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है ना, ऑफ बंगाल का गठन हुआ, ठीक है ना, स्थापना हुआ ये 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन हुआ, ठीक है ना। और इसके जो गठन में कौन से शामिल थे, इसके गठन का श्रेय किसको दिया जाता है, तो सर विलियम जोन्स, ठीक है ना, सर विलियम जोन्स और प्लस वारेन हेस्टिंग। चलिए वारेन हेस्टिंग, तो इनके कार्यकाल में एक इंपॉर्टेंट घटना घटी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, अक्सर सवाल आता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ना बंगाल के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में इसका गठन हुआ था, तो वो थे वारेन हेस्टिंग। चलिए पॉइंट नंबर हम लोग बी में देखते हैं। देखिए पहली बार इसमें मतलब कि भारत के जो बुक्स थे उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन शुरू हुआ। सबसे पहले ना विलियम विल्किंस ने, ठीक है ना, विल्किंस, उसको केवल विल्किंस कहिए, विल्किंस ने गीता और हितोपदेश, ठीक है ना, का इंग्लिश में उन्होंने अनुवाद किया। तो गीता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने का श्रेय किसको है, ठीक है ना। चलिए आप जो एग्जामिनेशन की चीजें हैं आप केवल उसको पढ़े। तो गीता का जो इन्होंने अनुवाद किया था उनका नाम था विल्किंस, आप शॉर्ट में नाम याद रखें, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए प्रथम संस्कृत नाटक जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था उसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास द्वारा लिखा गया था, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था, तो सर विलियम जोन्स ने। चलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, अंग्रेजी अनुवाद करने का जो श्रेय है ये है सर विलियम जोन्स के पास, ठीक है ना। सर विलियम जोन्स ने, ठीक है ना, ये अभिज्ञान शाकुंतलम का इन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया था। चलिए तो कहने का तात्पर्य है कि वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में गीता का अनुवाद हुआ और अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद हुआ। चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में और कौन सी बातें हुई, देखिए कलकत्ता में, है ना, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया, है ना। इनके कार्यकाल में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया, और इसके जो प्रथम जो न्यायाधीश थे वो इम्पे थे। चलिए तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन आप ऐसे समझिए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, ठीक है ना। और प्रथम जो इसके जो चीफ जस्टिस थे, प्रथम चीफ जस्टिस यही पर नाम मेंशन कर दिया जाए, प्रथम इसके जो चीफ जस्टिस थे वो थे इम्पे, ठीक है ना। प्रथम चीफ जस्टिस का नाम था, जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था कोलकाता में, उसमें जो प्रथम चीफ जस्टिस का नाम था वो था इम्पे। चलिए पॉइंट नंबर हम लोग डी में आते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया, है ना। तो ये वारेन हेस्टिंग थे। जब वारेन हेस्टिंग जब इंग्लैंड जब लौटे थे तो इन पर महाभियोग चलाया गया था। हालांकि ये बाद में निर्दोष साबित हुए थे, लेकिन महाभियोग किस गवर्नर जनरल पर चलाया गया था, तो वो थे वारेन हेस्टिंग। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। चलिए वारेन हेस्टिंग पर, ठीक है ना, चलिए मुकदमा चलाया गया था, महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। महाभियोग मींस इंपीचमेंट, ठीक है ना, महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस ना गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था, तो वो थे वारेन हेस्टिंग। चलिए तो वारेन हेस्टिंग की बात हो गई। अब हम आगे आते कर्नवालिस। अब हमारा देखिए ये हमारा जो पाला था ये वारेन हेस्टिंग के बारे में, ये सब कुछ था वारेन हेस्टिंग के बारे में। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं।
वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था वो 1774 से लेकर 85 तक थे। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन हुआ। ठीक है ना, एक पब्लिशिंग हाउस था, ये एक पब्लिशिंग हाउस था। चलिए 1784 में इसका गठन हुआ। इसके गठन में भूमिका किसका था, तो सर विलियम जोन्स और वारेन हेस्टिंग का। ठीक है ना, इनके मदद से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन हुआ। चलिए गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, तो विल्किंस। हितोपदेश, एक और किताब है हितोपदेश, हितोपदेश का भी अंग्रेजी अनुवाद इन्होंने विल्किंस ने किया था। चलिए इंपॉर्टेंट बात है, अभिज्ञान शाकुंतलम, देखिए ये फर्स्ट इंडियन संस्कृत में लिखा हुआ नाटक है जिसको अंग्रेजी अनुवाद किया गया है, और इसको अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो सर विलियम जोन्स। चलिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किनके कार्यकाल में हुई थी, तो वो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुई थी, और इसके जो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो इन पे थे। चलिए तो बात हमारी क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं लॉर्ड कार्नवालिस के पास। ठीक है ना, देखते हैं कि लॉर्ड कार्नवालिस के कार्यकाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। चलिए अब हमारा अगला जो गवर्नर जनरल होंगे लॉर्ड कार्नवालिस। चलिए अब देखते हैं कि लॉर्ड कार्नवालिस के कार्यकाल में कौन कौन सी बातें हुई। चलिए इनका कार्यकाल जो था 1786 से लेकर के और 1793 तक का था। चलिए सबसे पहले इनको भारत में सिविल से इंपॉर्टेंट बात, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट बात कि वो ये है कि लॉर्ड कार्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का ना जनक माना जाता है। चलिए भारत में बहुत इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट नंबर ए, भारत में सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक, ठीक है ना, वो थे कार्नवालिस, वो थे कार्नवालिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पुलिस सेवा है ना, पुलिस संगठन का विस्तार या उसको जनक ही कह लीजिए, तो भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक, भारत में पुलिस व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था का जनक, ठीक है ना, वो भी थे, वो कार्नवालिस थे। चलिए देखिए कार्नवालिस एकमात्र गवर्नर जनरल हुए जिनका कब्र भारत में है, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इनका मकबरा कह लीजिए, कब्र कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, वो है। तो भारत में एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका मकबरा है उसका नाम है कार्नवालिस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए पॉइंट नंबर सी है ना, एकमात्र गवर्नर जनरल, एकमात्र है ना गवर्नर जनरल, अब इसको ना हम लोग गवर्नर जनरल को जीजी कहेंगे है ना, ये शॉर्ट में है ना, लिखने में काफी ये सुविधाजनक होगा। एकमात्र जीजी जिनका भारत में मकबरा है या कब्र कह लीजिए, मकबरा है, और उसका नाम है कार्नवालिस, उसका नाम है कार्नवालिस। चलिए इनका मकबरा कहां पर है, तो इनका मकबरा जो है ना वो यूपी के गाजीपुर में है, यूपी के गाजीपुर में इनका मकबरा है। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कार्नवालिस कोड, ठीक है ना, एक कार्नवालिस कोड बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए देखते हैं कि कार्नवालिस कोड किस साल लाया गया, 1793 ईस्वी में। कार्नवालिस कोड समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कार्नवालिस कोड का ये इसका संबंध न्यायपालिका से है, कार्नवालिस कोड का संबंध न्यायपालिका से है। चलिए तो चीज क्या है, कार्नवालिस है ना, कार्नवालिस कोड है ना, किस साल आया, तो कार्नवालिस कोड आया 1793 में, और इसका संबंध है न्यायपालिका से। न्यायपालिका में ना सेपरेशन ऑफ पावर किया गया, पावर है ना, शक्ति का पृथकीकरण। तो इसका सीधा संबंध आप किससे है, इसका संबंध कार्नवालिस कोड का संबंध किससे, कार्नवालिस कोड का संबंध है ना, इसका संबंध जुडिशियरी से है, न्यायपालिका से है। आप शॉर्ट में ऐसे समझे, इसका जो संबंध है ना न्यायपालिका से है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। चलिए बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त है ना की शुरुआत किसने की, तो वो कार्नवालिस ने की थी। ठीक है ना, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा कह लीजिए, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त या कह लीजिए जमींदारी प्रथा, या कह लीजिए जमींदारी प्रथा, ये किसके कारण में हुआ था, तो ये हुआ था कार्नवालिस के पीरियड में हुआ था। सॉरी, ये कार्नवालिस के कारण में हुआ था, और ये इसका जो पीरियड था 1793 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते लॉर्ड वेलेस्ली। अब हमारा अगला जो, चलिए इसको एक बार फिर से हम लोग थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है ना, रिवीजन एक बार कर लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा।
चलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल है वो 1786 से लेकर 93 के बीच है। चलिए भारत में सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। चलिए भारत में पुलिस व्यवस्था का जो पिता है वो कॉर्नवालिस है ना। पुलिस व्यवस्था या सिविल सेवा का जो क्रेडिट है वो कॉर्नवालिस को जाता है। एकमात्र जी मतलब गवर्नर जनरल जिसका भारत में मकबरा है और वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। यूपी के गाजीपुर में इनका मकबरा है। चलिए कॉर्नवालिस कोड का संबंध किससे? तो कॉर्नवालिस कोड का संबंध न्यायपालिका से है। और ये कॉर्नवालिस कोड कब आया था? तो कॉर्नवालिस कोड 1793 ईस्वी में आया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा, अब जो कह लीजिए, इसको लाने का श्रेय किसके पास है? तो वो कॉर्नवालिस के पास है। 1793 में इसे लाया गया था। चलिए अब हम लोग कॉर्नवालिस से आगे बात को लेके चलते हैं। तो हमारा जो अगला जो गवर्नर जनरल होंगे वो होंगे लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के पास। अब हम आगे बढ़ते हैं लॉर्ड चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की तरफ चलते हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1798 से लेकर के 1805 तक था। चलिए लॉर्ड वेलेस्ली खुद को बंगाल का टाइगर कहते थे। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कौन से गवर्नर जनरल अपने आप को बंगाल का टाइगर कहता था? तो उसका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए है ना, ये स्वयं को, ठीक है ना। चलिए पॉइंट ए की बात करते हैं। ये स्वयं को है ना टाइगर ऑफ बंगाल कहते थे। ये स्वयं को टाइगर ऑफ बंगाल कहते थे। चलिए सहायक संधि की शुरुआत, ठीक है ना, लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। हालांकि सबसे पहले इसको डुप्लेक्स ने लाया था, है ना। सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस का सबसे पहले शुरुआत डुप्लेक्स ने किया था। लेकिन कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में, अब सवाल यह है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में, है ना, सहायक संधि की शुरुआत की थी? तो वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। और इन्होंने सबसे पहले जो संधि की थी वो हैदराबाद के निजाम के साथ की थी। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सहायक संधि की शुरुआत, ठीक है ना। सहायक संधि, आप इसको अगर इंग्लिश में कहिए तो सब्सिडरी अलायंस, अगर आप इसको इंग्लिश में कहिए तो सब्सिडरी अलायंस, ठीक है ना। चलिए इसका शुरुआत करने का श्रेय किसको है? ठीक है ना, को शुरुआत किसने किया था? तो गवर्नर जनरल के तौर पर तो वो थे वेलेस्ली, वेलेस्ली थे, ठीक है ना। चलिए और सबसे पहले किसके साथ सहायक संधि किया गया था? तो हैदराबाद के निजाम, पॉइंट नंबर सी, ठीक है ना, हैदराबाद, ठीक है ना। सबसे पहले जो सहायक संधि किया गया था, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। हैदराबाद के निजाम के साथ सबसे पहली बार, ठीक है ना, सहायक संधि किया गया था, की गई थी। चलिए अब हम आगे बात को लेके चलते हैं। देखिए पॉइंट नंबर डी में आते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज। ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग कॉलेज था और इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुई थी 1800 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज किसके लिए था? तो ये सिविल जो सेवक थे उनके ट्रेनिंग के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो हुआ था, वो वेलेस्ली के समय हुआ था, ठीक है ना, वो वेलेस्ली के समय हुआ था। और ये क्या था? ये एक ट्रेनिंग सेंटर था, एडमिनिस्ट्रेटिव, आप इसको ऐसे कहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है ना, ट्रेनिंग सेंटर था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग सेंटर था, मतलब ये इसमें जो सिविल सर्वेंट जो थे उसमें ट्रेनिंग लेते थे। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे जो जितने गवर्नर जनरल है, वायसराय हैं, इनसे सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग आगे लेके चलते हैं और आगे की बात, अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप उठाए गए थे समाज सुधार के लिए। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कौन कौन से स्टेप उठाए गए थे, किन किन चीजों पर रोक लगाया गया था किन के कार्यकाल में। पहले देखिए गुलामों के व्यापार पर रोक लगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मिक्स्ड पॉइंट देखते हैं। चलिए अब हमारा जो है ना वो मिक्स्ड पॉइंट्स थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं।
इसके बाद फिर हम लोग गवर्नर जनरल की तरफ जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में पॉइंट नंबर ए देखते हैं। चलिए देखते हैं गुलाम के जो व्यापार पर रोक, ठीक है ना, गुलामों के व्यापार पर रोक। अक्सर सवाल ये से पूछता है, गुलामों के व्यापार पर रोक, ठीक है ना, ये किसके कार्यकाल में लगाया गया था? तो जॉर्ज बार्लो, है ना, ये किसके कार्यकाल में लगाया गया था? जॉर्ज बार्लो, और साल था 1807। चलिए पॉइंट नंबर बी आते हैं हम लोग, देखते हैं पॉइंट नंबर बी क्या है। चलिए पिंडारियों का दमन, है ना, पिंडारियों का दमन किसके कार्यकाल में हुआ था? पिंडारियों का जो दमन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो वो थे लॉर्ड हेस्टिंग, 1800, है ना, 1718 के कार्यकाल समय में हुआ था, ठीक है ना, पिंडारियों का दमन। और ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में। विलियम देखिए, एक वारेन हेस्टिंग अलग हैं और लॉर्ड हेस्टिंग अलग हैं, ये दो अलग अलग ये गवर्नर जनरल हैं, दोनों एक नहीं है। चलिए पॉइंट नंबर हम लोग सी में आते हैं। कुछ और सामाजिक सुधार वाला बात देख लेते हैं। सती प्रथा का अंत, ये एक बार नहीं, ये कई बार पूछा गया है, ये एग्जाम्स में ना कई बार पूछा गया है। चलिए सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत जो हुआ था वो 1829 ईस्वी में हुआ था, और ये हुआ था किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसको शॉर्ट में आप समझिए कि विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में, ठीक है ना, सती प्रथा का अंत हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था। चलिए पॉइंट नंबर हम लोग डी में आते हैं। चलिए गुलामों का अंत, है ना, या दास प्रथा का अंत, एक ही चीज है। चलिए गुलाम, है ना, गुलामी प्रथा का अंत। चलिए इसको पहले देख लेते हैं। चलिए गुलामी प्रथा, गुलामी या दास प्रथा, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। दास प्रथा का जो अंत हुआ था ये किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये थे लॉर्ड एलिनबरो, ये थे लॉर्ड एलिनबरो। चलिए हम लोग मिक्स्ड पॉइंट को आगे लेके चलते हैं, पॉइंट नंबर ई में आते हैं। चलिए देखते हैं कि और कौन कौन से सुधार जैसे काम हुए थे। देखिए सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि नरबली का अंत किया गया, ठीक है ना, नरबली का अंत किया गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए तो नरबली का अंत किया गया लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में, नरबली का अंत किया गया, चलिए लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है ना, फर्स्ट के समय में नरबली का अंत किया गया। तो ये कुछ सामाजिक सुधार थे जो कि गवर्नर जनरल द्वारा स्टेप लिए गए थे इसको सुधार करने के लिए। चलिए अब हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे, और भी कुछ घटनाओं को हम लोग देखेंगे। चलिए थोड़ा घटना को देखेंगे, ऐसे कौन कौन से और घटनाएं हैं जो कि गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुए थे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो और भी जो गवर्नर जनरल हुए इस समय में, और उसमें सबसे जो प्रमुख थे ना वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर भारत में अगर कहा जाए कि अगर गवर्नर जनरल में सबसे बेहतर गवर्नर जनरल जिन्होंने भारत के लिए कुछ पॉजिटिव काम किए हैं तो वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में पहले क्या क्या हुआ पहले उसको देखा जाए। चलिए तो सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में अभी जस्ट बात हुआ था कि 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हो गया। और बात करते हैं, पहले इसको लेते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट से आगे बढ़ते हैं तो विलियम बेंटिंग के बारे में बात करेंगे। चलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, चलिए देखते हैं इनके कार्यकाल में और क्या हुआ था। चलिए तो सबसे पहले पॉइंट नंबर ए लेते हैं, ठगी प्रथा का अंत। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठगी जो उस समय जो बहुत ही व्याप्त था ठगी, ठीक है ना, ठगी प्रथा का जो अंत करने का काम जो किया था ना कर्नल स्लीमैन ने किया था। कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में ठगी प्रथा का अंत किया गया था। तो ठगी प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठगी प्रथा का जो अंत था वो था ना कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में, ठीक है ना। इस समय जो इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिंग थे, ठीक है ना। तो ठगी प्रथा का अंत करने का श्रेय भारत में किसको है? तो कर्नल स्लीमैन को है। बस आप ये दिमाग में रखिए, कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में ही,
ठीक है ना, ठगी प्रथा का अंत किया गया था। इसी समय ना 1830 ईस्वी में, मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में 1830 ईस्वी में, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे और वहीं पर 1833 ईस्वी में ब्रिस्टॉल में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का इंग्लैंड जाना, ये घटना घटा, इंग्लैंड जाना, ठीक है ना, और क्या 1833 ईस्वी में ब्रिस्टॉल में उनका मौत हो जाना, ठीक है ना, में 1833 ईस्वी में, ठीक है ना, ब्रिस्टॉल में उनका मौत होना। उनका जो मौत हुआ था वो ब्रिस्टॉल में हुआ था, इंग्लैंड में एक शहर है, ब्रिस्टॉल में उनकी मृत्यु हुई थी, में मौत होना। ये घटना घटा था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में कि 1835 ईस्वी में, आप ऐसे समझिए, अंग्रेजी को है ना शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। अंग्रेजी जो है ना वो शिक्षा का माध्यम घोषित किया गया था। तो चलिए 1835 ईस्वी में क्या हुआ था, अंग्रेजी को, है ना, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम, है ना, शिक्षा का माध्यम घोषित किया गया या बनाया गया। चलिए अब हम आगे बात को देखते हैं। देखिए ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में ही सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत किया गया, ठीक है ना। चलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में ही, है ना, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में, ठीक है ना, कार्यकाल में, ठीक है ना, सरकारी सेवाओं में चलिए भेदभाव, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव का अंत हुआ या भेदभाव का अंत किया गया। चलिए तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल की इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद हम लोग आते हैं लॉर्ड मेटकाफ। उसके कार्यकाल में बस एक ही बात हुआ था, समाचार पत्र पर जो सेंसरशिप लगाए गए थे वो सेंसरशिप को हटाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसको कहते हैं, तो वह चार्ल्स मेटकाफ। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। चलिए ये हमारा पॉइंट था, पहले पॉइंट हम लोग पहले कंसीडर कर लेते हैं। मिक्स्ड पॉइंट के बाद हमारा ये पॉइंट नंबर जो था वो ए था, इसको बी कर लेते हैं, सी, सॉरी, चलिए यह हमारा जो है वो सी है। चलिए इसके बाद ये हमारा डी है। चलिए अब हम आगे आते हैं, है ना, और पॉइंट नंबर हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, पॉइंट नंबर ई में आते हैं। वो क्या है कि चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, चार्ल्स मेटकाफ को, ठीक है ना, भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। ये तो चार्ल्स मेटकाफ के बारे में हुई। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके कार्यकाल में, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सिंध का भारत में विलय हुआ, मतलब कि कंपनी राज्य में सिंध को मिला दिया गया, तो वो था लॉर्ड एलनबरो, ठीक है ना, वो था लॉर्ड एलनबरो। बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलिए लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में क्या हुआ था, लॉर्ड एलनबरो, है ना, के कार्यकाल में चलिए सिंध का, है ना, विलय कर दिया गया था कंपनी साम्राज्य में, है ना, सिंध का विलय हो गया था, बस आप ऐसे समझिए। और वो ईयर था 1830, है ना, 1843 में, है ना, 1843 ईस्वी में सिंध का भारत में विलय कर दिया गया था, मतलब कंपनी राज्य में सिंध का विलय हो गया था कंपनी राज्य में। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब हमारा जो है लॉर्ड हार्डिंग जो फर्स्ट, है ना, जिसके बारे में भी बताया गया है कि इसके कार्यकाल में, ठीक है ना, वो क्या किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के कार्यकाल में जो खोंड जनजाति में जो नरबली प्रथा थी उसका अंत कर दिया गया था। चलिए अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जा रहे हैं हम लोग, लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में क्या हुआ था, सिंध का विलय हो गया था और इसमें गुलामी प्रथा का अंत हुआ था। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल, है ना, उसको जाना जाता है कुशल आक्रमणीयता की नीति के लिए, है ना, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए लॉर्ड एलनबरो
है ना, निष्क्रियता की उसको ऐसे समझिए कि अकर्मण्यता कुशल अकर्मण्यता की नीति के लिए, है ना, के नीति के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए इसको आप अगर इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं पॉलिसी ऑफ मास्टरली पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। चलिए इसके लिए वो जाने जाते थे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी। सबसे ज्यादा और भारत में सबसे ज्यादा अगर साम्राज्य विस्तार अगर ब्रिटिश साम्राज्य का हुआ भारत के अंदर, तो वो था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कुछ मामलों में अच्छा भी था और कुछ मामलों में कुख्यात भी रहा। चलिए तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित आपको अक्सर सवाल देखने को मिलेंगे। लॉर्ड डलहौजी अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट ये जीजी थे, गवर्नर जनरल थे। चलिए लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था, इनका कार्यकाल का थोड़ा सा जानकारी हम लोग रख लेते हैं। तो 46 से लेकर के और 56 तक। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग आए और लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में जो 1857 का विद्रोह वो जग जाहिर है। चलिए अब इसमें हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं जो कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। देखिए इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत क्या हुआ था कि जिस आप ऐसा समझिए कि जो उस समय जो राजघराने थे, यदि उनका लीगल वारिस नहीं हुआ तो उनके जो साम्राज्य को ब्रिटिश कंपनी में मिला लिया जाएगा। ठीक है ना। इस समय इत्तेफाक से कई ऐसे मतलब कि राजघराने हुए, है ना, या आप उसको प्रांत कह लीजिए, जिसके लीगल वारिस नहीं थे और इसी आधार पर उन प्रांतों को, है ना, कंपनी साम्राज्य में मिला लिया गया। चलिए तो इन्होंने क्या लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। चलिए डलहौजी, सिंपल आप ऐसा समझिए, सिंपल भाषा में। चलिए पॉइंट नंबर ए, डलहौजी के बारे में पॉइंट नंबर ए, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाने जाते हैं। चलिए लैप्स, है ना, के लिए प्रसिद्ध हैं, के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल ने लाया था, तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है ना। चलिए प्रसिद्ध हैं। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत, ठीक है ना, कुछ ऐसे क्षेत्र हुए जिसका विलय ब्रिटिश कंपनी में कर लिया गया। किसका किस साल में किया गया, ब्रिटिश राज कंपनी राज में मिला लिया गया। किसको कब, थोड़ा देखते हैं। सतारा का जो विलय हुआ वो 1848 में। चलिए आगे देखते, जैतपुर, है ना, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू जैतपुर को मिला लिया गया था 1849 में। चलिए इसके बाद झांसी को मिला लिया गया था 1853 में। इसके बाद नागपुर को मिला लिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू 1854 में। चलिए इनको क्या किया गया था, इनको कंपनी राज्य में मिला लिया गया था, कंपनी राज्य में मिला लिया गया। चलिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू। अवध का क्या हुआ, देखिए दो ऐसे क्षेत्र हुए जिसका विलय कंपनी साम्राज्य में हुआ कुशासन के आरोप लगा करके। मतलब अंग्रेजी सरकार ने आरोप लगाया कि वहां पर शासन अच्छा नहीं है, अतः इस क्षेत्र को, इस पर्टिकुलर शहर को, है ना, मतलब कि ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाए। केवल दो शहर हुए, एक अवध और एक मैसूर। चलिए मैसूर का विलय किया गया था किस गवर्नर जनरल के काल में, तो मैसूर का विलय हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में, और अवध का विलय किया गया था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। चलिए तो दो ऐसे शहर हैं, आप ऐसे समझिए, अवध और मैसूर। ठीक है ना। और इन दोनों को, है ना, ब्रिटिश कंपनी में, कंपनी राज्य में मिला लिया गया, कंपनी राज्य में मिला लिया गया। तो किस आधार पर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू नहीं, इस पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स काम नहीं किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का संबंध इन चीजों से है, इन जगहों से है। कंपनी राज्य में मिला लिया गया, ठीक है ना। किस आधार पर, तो कुशासन के आरोप के आधार पर, है ना, कुशासन के आधार पर, आप ऐसा समझिए, कुशासन के आधार पर इसको मिला लिया गया कंपनी साम्राज्य में। चलिए अवध को मिलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में मिला लिया गया। और मैसूर को मिला लिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में, लॉर्ड विलियम, है ना, बेंटिंग के कार्यकाल में इसको मिला लिया गया था। ये सारी बातें एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए
कुछ और अच्छी बातों को देखते हैं जो कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में स्टार्ट किया गया था। चलिए, तो सबसे पहले भारत में जो रेल चला था 1853 ईस्वी में, ठीक है ना, और वो चला था मुंबई से थाने, ठीक है ना। चलिए, 1853 ईस्वी में क्या क्या हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई। चलिए, तो भारत में पहली बार रेल चला। चलिए, और वो कहां से कहां तक चला, तो मुंबई से थाने, मुंबई से थाने। चलिए, इसके बाद आते हैं 1855 में, ठीक है ना। इसके बाद 1853 में ही आते हैं, तो 1853 में क्या हुआ था, ठीक है ना, कि टेलीग्राफ फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था। भारत में सबसे पहले टेलीग्राफ कहां से कहां तक चला, भारत में पहली बार, ठीक है ना, टेलीग्राफ की शुरुआत कहां से कहां तक किया गया, टेलीग्राफ की शुरुआत किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, कलकत्ता से आगरा, ठीक है ना। भारत में सबसे पहले जो टेलीग्राफ का जो स्टार्टिंग हुआ वो कलकत्ता से आगरा के बीच हुआ। चलिए, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। चलिए, डलहौजी के कार्यकाल में एक और इंपॉर्टेंट बात हुई, डलहौजी के कार्यकाल में शिमला को, ठीक है ना, ग्रीष्मकालीन, समर आप ऐसा समझिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, राजधानी बनाया गया। चलिए, हम लोग बात में आते हैं, डलहौजी के कार्यकाल में एक और बात हुआ था, गोरखा रेजिमेंट का गठन किया गया था। चलिए, गोरखा रेजिमेंट का गठन हुआ था डलहौजी के कार्यकाल में। कुछ और बातें देखते हैं। देखिए, पीडब्ल्यूडी, जिसको आज हम लोग जानते हैं लोक निर्माण विभाग, है ना, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीडब्ल्यूडी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, लोक निर्माण विभाग जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में पीडब्ल्यूडी, ठीक है ना, इसका गठन किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था 1856 में आया था, वो भी डलहौजी के कार्यकाल में आया था, ठीक है ना। विधवा पुनर्विवाह, ठीक है ना। चलिए, अधिनियम जो आया था ये भी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आया था। चलिए, ये सारी बातें जो हैं वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल से जुड़ी हुई है। चलिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, सिविल सेवा हेतु प्रथम बार जो प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ किया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। 1853 ईस्वी में सबसे पहली बार सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो 1853 ईस्वी में, ठीक है ना, चलिए, पहली बार 1853 ईस्वी में पहली बार, ठीक है ना, सिविल सेवा हेतु, चलिए, ठीक है ना, चलिए, प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किया गया था। सिविल सेवा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किया गया था। प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, ये सारी जो बातें हुई हैं लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ है। तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ खराब चीजों के लिए और कुछ अच्छी चीजों के लिए। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में जो अगर पॉजिटिव अगर कुछ दिखता है तो उसमें था कि सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की स्टार्टिंग किया गया। इसके बाद क्या हुआ कि भारत में सबसे पहले मुंबई से थाने रेल चला, कलकत्ता से आगरा टेलीग्राफ सिस्टम शुरू हुआ, ठीक है ना, पीडब्ल्यूडी का गठन किया गया, गोरखा रेजिमेंट का शुरुआत किया गया, ठीक है ना। तो इन चीजों के लिए लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। और किस गवर्नर जनरल के शासन में सर्वाधिक ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार हुआ, तो वो है लॉर्ड डलहौजी। चलिए, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आप ऐसे समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में, है ना, ब्रिटिश साम्राज्य का, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वाधिक विकास हुआ, सर्वाधिक विस्तार हुआ, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग,
अब हम लोग थोड़ा सा लॉर्ड कैनिंग के बारे में देख लेते हैं, कोई खास नहीं है। लॉर्ड कैनिंग से जुड़ी हुई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके कार्यकाल में है ना क्या कहते हैं 1857 की क्रांति घटित हुई। चलिए, तो जब गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, बाद में ये वायसराय के रूप में ये नियुक्त हुए, तो जब गवर्नर जनरल कैनिंग थे तो इनके कार्यकाल में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में तीन जगहों पर विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया, ठीक है ना, 1856 में। 1856 में, ठीक है ना। चलिए, 3 शहर, मुंबई, उस समय बंबई था, बंबई, मद्रास, ठीक है ना, और कोलकाता में, ठीक है ना। चलिए, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी खोला गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, ये 3 जगहों पर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई 1856 ईस्वी में, और वो उस समय के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो बच्चों, आज की बात हमारा इतना। हम लोगों ने वारन हेस्टिंग से लेकर के और लॉर्ड कैनिंग तक जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल थे, हमने सिर्फ उसी पर बात किया। हम लोग हर एक गवर्नर जनरल के बारे में बात नहीं किया। जो आपकी एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीजों को इस वीडियो सेशन में दे दिया गया। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग वायसराय पर बात करेंगे। गवर्नर जनरल के बाद अगला जो पद बना वो गवर्नर जनरल प्लस वायसराय बना, ठीक है। अब वायसराय में कौन कौन से वायसराय हुए, उनके कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी, इसे हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में देखेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।